सो ग्रेविटेशन पार्ट 1 में हमने ग्रेविटेशन के लॉ तक अब हमने किया था, उसके आगे हम पढ़ेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल मोशन करेंगे। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी जो कि यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी होती है जो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, जिसमें की इनिशियल वेलोसिटी ई है, यू है, और अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वी मान ली जाए, और टाइम यहाँ पे टी है, और एच हाइट से गिर रही है, वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि, तो कवर करती है वो बॉडी जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर जो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस इस तरह से होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, यहाँ पे माइनस यू और माइनस वी और माइनस जी माइनस एच होगा, और वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा व्हेन अगर बॉडी ड्रॉप होती है फ्रीली। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, अब यहाँ पर मोशन का जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा कि v इक्वल टू जी टी, अगर कोई फ्रीली गिर रही है तो। फ्रीली का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर अगर एक बॉडी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, तो यहाँ अगर डाउनवर्ड गिरने पर यहाँ अगर आप देख रहे हो फ्रीली ड्रॉप्ड है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाता है। अगर बॉडी जो होती है, अब किसी जैसे मान लो एक स्टोन लिया आपने, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो, तो अब यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस जी टी, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन और यहाँ पर जो है माइनस जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आगे है कार्टेशियन साइन यहाँ पर कॉन्वेंशंस ऑफ वर्टिकल मोशन। सो अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वर्टिकली अपवर्ड मोशन में, वो असाइंड होती है पॉजिटिव वैल्यू से। तो मतलब जो भी चीजें अपवर्ड भेजी जाती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू की होती है, और अगर फिजिकली क्वांटिटी जो डाउनवर्ड होती है वो नेगेटिव वैल्यूज की मानी जाती है मोशंस में। एक्सेलरेशन, क्योंकि वो क्या होता है ऐसा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो हेंस इट इज टेकन एज नेगेटिव। अब टिप्स, यहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपके कुछ टिप्स हैं जो कि आप ध्यान से देखना, क्योंकि आपके इस लेसन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, और सॉल्व करने के लिए इन टिप्स की आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखें। पहला क्या है कि जी इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। अब जी को हमेशा आपको नेगेटिव मान के चलना है, क्योंकि जी जब लग रही है किसी ऑब्जेक्ट में तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशन के अलोंग गिर रहा है, तो यहाँ पर जी ऑलवेज नेगेटिव होगी। अगर एक बॉडी ड्रॉप की जाती है फ्रीली, तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन में लिखा है कि एक बॉडी जो है फ्रीली जिसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो आपको वहां पे मान के चलना है u इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। अगर एक बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर लिखा जा रहा है क्वेश्चन में कि वर्टिकली अपवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एट द मैक्सिमम हाइट। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर लेगा, उस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और जो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, अब जो टाइम है जिस जो हाईएस्ट पॉइंट से रीच करने में जो टाइम लगता है, सो टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, अब जो टाइम है राइज होने में और पॉइंट उसके हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे वो इक्वल होगी जो टाइम उसके वहां तक वापस रिटर्न गिरने में है। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होगी। प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए ये कुछ टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब देख लो मास, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है मास। अब देख लो मास, देख रहे हो मास ऑफ द बॉडी है यहाँ पर दे के रखी है कि 60 ग्राम है, ठीक है। तो 60 ग्राम का मतलब है ये 60 ग्राम, इस तरह से आप मास देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना हो रहा है, 60 ग्राम है, ये मास है इसका, मतलब इसका जो मास है वो 60 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि द मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंबाइंड। अब इसमें जो मैटर है जो कंबाइंड है इसके अंदर, वो उसका मास होता है। मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड हेंस कॉल्ड इनर्शियल मास। तो जो मास होती है किसी बॉडी की, वो उसकी एनर्शिया ऑफ द बॉडी, जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इनर्शिया होती है, जो जड़त्व होता है, उसकी वजह से होती है, इसलिए उसका नाम इनर्शियल मास भी कहा जाता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम और केजी होता है, सीजीएस यूनिट ग्राम और जी होता है,
और मास जो बॉडी का होता है वो कांस्टेंट होता है और डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि मास जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा प्लेस टू प्लेस। मास इज मेजर्ड बाय अ बीम और कॉमन बैलेंस। तो जो कॉमन बैलेंस का मतलब जो आप इस तरह से बार देखते हो, इस तरह से कॉमन बैलेंस इसे कहते हैं, उससे आप उसको मेजर कर सकते हो। मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो। कभी भी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे आप एक पतली सी पिन भी लेते हो तो उसमें भी कुछ मास होता है, तो मास कभी भी जीरो नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब आ जाते हैं वेट पे। अब मास और वेट दोनों में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझ लोगे कि मास और वेट में, जैसे वेट देख रहे हो, इसका 60 ग्राम वेट है ऑब्जेक्ट का। अब इसका मतलब यहाँ पे समझो वेट क्या होता है। वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज फोर्स। अब जो वेट होता है किसी बॉडी का वो एक फोर्स है जो उसे अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट क्या है बॉडी का, वो फोर्स है। वेट का मतलब वो फोर्स जिससे वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है अर्थ की तरफ। वेट जो होता है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी के इक्वल। तो जब भी वेट लिखना हो तो मास उसका और उसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मास की ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। वेट जो होता है 1 kg मास का, दैट इज 9.8 न्यूटन होता है। और वेट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास था स्केलर क्वांटिटी। और हेंस बोथ, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेट जो होता है चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है चेंज नहीं होता, लेकिन वेट जो है ना प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जैसा कि आपने देखा स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये जो आपने डायग्राम देखा ये है स्प्रिंग बैलेंस। वेट ऑफ, अब वेट जो है एक बॉडी का जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है जीरो, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया तो वेट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। लेकिन मास उसका जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी मास है तो वेट उसका हो जाएगा जीरो। अब कैसे है बताऊंगी आपको मैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर इज जीरो, हेंस वेट क्या हो जाएगा वहां पे जीरो हो जाएगा। जैसे मून की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नियरली क्या 1/6 है वेट का। तो यहाँ पर वेट जो बॉडी, अगर आपका जो बॉडी वेट सपोज करो आप क्या हो 60 kg के हो, तो आप अगर मून पे जाओगे तो आप 10 kg के हो जाओगे, क्योंकि मून का वेट क्या है 1/6 ऑफ द इट्स वेट है। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि वेट जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, चेंज हो रहा है। आगे है, ये दो महान साइंटिस्ट को देख लीजिए, ये कौन है, एक आर्किमिडीज है और एक ब्लेज पास्कल है। दोनों को ध्यान से देखिए, करीब से देखिए। तो ब्लेज पास्कल और आर्किमिडीज, आप इन दोनों का नाम बहुत सुन चुके होंगे, हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आर्किमिडीज कौन थे, आपको पता है ना आर्किमिडीज कौन थे। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक फोर्स बताया था। चलिए इस फोर्स को जानते हैं हम। सो थर्स्ट एंड प्रेशर, थर्स्ट एंड प्रेशर क्या है, चलो इसको समझते हैं। थर्स्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। अब दो डायग्राम, यहाँ पे दो चित्र आप देख रहे हो। इस चित्र में क्या देख रहे हो कि व्हेन अ ब्लंट पिन इज अप्लाइड टू फोर्स इट डज नॉट गो इनटू द वुड, वेयर एज अ शार्प पिन गोज इनटू द वुड with the same amount of force. Thus the effect of force depends on the area of the object which it acts. अब आप देख रहे हो इन दोनों केसेस में कि पिन को एक ब्लॉक में घुसाया जा रहा है। अब देखो अब किस केसेस में पिन अंदर जाएगा, आप यहाँ पर जो ये एरिया है, क्योंकि आप एरिया ज्यादा है ये पिन नहीं जा रहा है, और ये पिन शार्प है यानी एरिया कम कर दिया आपने, तो ये पिन इजीली चला जाता है। जिसका मतलब क्या है कि जो ब्लंट पिन है वो अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स जो हो रहा है ना डजंट गो इनटू द वुड, वेयर एज जो शार्प, अब सेम फोर्स आप दोनों पे अप्लाई कर रहे हो, इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम फोर्स लगाने के बाद भी आपका ये अंदर जा रहा है और ये नहीं जा रहा है। इट इज ड्यू टू द, इससे क्या पता चल रहा है कि effect of force depends on the area of the object when on which it acts. So आगे देखेंगे कि ऑब्जर्व टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ब्रिक ऑन द ग्राउंड। अब ये आप देख रहे हो दो ब्रिक्स है, यहाँ पे दो ब्रिक लगे हुए हैं, दोनों ब्रिक जो एक्सर्ट कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ग्राउंड। क्यों, क्योंकि इनके पास जो है ना सेम वेट है, बट द टू ब्रिक्स एक्सर्ट डिफरेंट प्रेशर ड्यू टू डिफरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड के पर है और ये ग्राउंड से इस तरह से लगा हुआ है।
तो अब एक जो लाइंग ब्रिक है एक्सर्ट लेस प्रेशर, ये जो लाइंग ब्रिक है ये लेस प्रेशर लगा रहा है ऑन द ग्राउंड, वेयर एज स्टैंडिंग ब्रिक इज एक्सर्ट्स मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड एंड area over the which it acts. So pressure is the force acting perpendicularly on a unit area of a object. So pressure क्या होता है? Force पर यूनिट एरिया, यानी कि P इज इक्वल टू F बाई A से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। आगे प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट स्टिल प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब थिंक करो कि एक पॉइंट है इनसाइड द लिक्विड और गैस इन अ टैंक, प्रेशर जो है एट द पॉइंट एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन दैट इज थ्रू 360 डिग्री, देयरफॉर प्रेशर कैन नॉट बी असाइन्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड हेंस इट इज अ स्केलर। अब क्या है? एट द सेम टाइम प्रेशर जो है अप्लाई किया जाता है सरफेस पे, देन रिजल्टिंग फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस इट हैज डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस। अब प्रेशर एक्सर्ट जो होता है फोर्स का ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑफ द लिक्विड और गैस। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। प्रेशर इज ऑल्सो डिफाइंड in the terms of thrust. अब thrust क्या होता है? Thrust is the force acting on a body perpendicular to its surface. Thrust per unit area is called pressure. So pressure is equal to thrust by area. अब देखो कुछ आपके रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ एग्जाम्पल प्रेशर के देख लो। आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं। अब उसके प्रेशर को आप देखोगे कि आपके जो स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं उन्हें चौड़ा कर दिया जाता है जिससे कि आपको प्रेशर के को जो कम कर दिया जाए इसके लिए। अब जितना अगर पतला सा अगर स्ट्रिप होगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, तो अगर वो स्ट्रिप्स जो है चौड़े होंगे, पट्टा जो है ज्यादा चौड़ा होगा तो आपको प्रेशर कम महसूस होगा, तो आपके कंधों पर कम वजन पड़ेगा। अब शार्प जो नाइफ जो होता है वो अच्छे से काट पाता है किसी चीज को देन अ ब्लंट नाइफ। जो ब्लंट नाइफ है यानी कि जो कम शार्प है तो उससे जो चीजें कटती है उससे अच्छी तरह से बिल्कुल नीटली कटती है शार्प नाइफ से। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा लगाता है वो। और टिप ऑफ द निडल को शार्प बनाया जाता है जिससे कि वो आराम से स्यू कर सके। प्रेशर जो होता है ग्राउंड पर वो मोर देन व्हेन अ मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। अगर एक ग्राउंड पर ना मैन चल रहा है तो क्या होता है उस समय क्या होता है? ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता है जब वो खड़ा है उसकी अपेक्षा। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन अ कुशन व्हेन ही लाइज डाउन और सिट्स ऑन इट। अब अगर डिप्रेशन जो है ना सबसे ज्यादा होगा अगर मैन उसके कुशन के ऊपर खड़ा हो गया है उसके अपेक्षा अगर वो बैठा है या लेटा है। अब ट्रैक्टर्स जो है हैव ब्रॉड टायर्स सो दैट देयर इज लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड द टायर्स डू नॉट सिंक इनटू द कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड्स एंड इट इज इजियर टू वॉक। अब वॉक करना इजी हो जाता है कब? जब सॉफ्ट सैंड है, इफ वी हैव फ्लैट शूज रेदर देन द शार्प हील्स। अब हील्स वाले चप्पल पहन के आप सैंड पे नहीं चल सकते हो, जबकि आपका फ्लैट हील्स है ना उससे आप इजीली चल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वहां पर आपका ये चौड़ा हो जाता है जिस वजह से आपको वहां पे सिंक नहीं होने देता। फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड डैम्स आर लेड ब्रॉड एट द बॉटम टू डिक्रीज द प्रेशर। नाउ प्रेशर इन फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड में प्रेशर कैसा होता है अब इसको जानेंगे। सबस्टेंस जो विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, जो बह सकते हैं उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। और लाइक सॉलिड्स एक्सर्ट, लिक्विड भी आपको क्या लगता है लिक्विड प्रेशर लगाता है? बिल्कुल, जिस तरह सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यू टू देयर वेट, लिक्विड ऑल्सो हैव वेट एंड दे एक्सर्ट प्रेशर, बट अ लिक्विड और गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि अगर लिक्विड को किसी ग्लास में आप रखते हो तो ग्लास के बॉटम में जितना वो प्रेशर लगा रहा है उसके वॉल्स में भी वो उतना ही प्रेशर लगा रहा है।
अब बायोएनर्जी क्या है, व्हेन अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है एक लिक्विड में, तो लिक्विड जो है ना प्रेशर अपवर्ड फोर्स उसे एक्सर्ट करती है। जैसे कि आप पानी में किसी चीज को डुबोते हो तो आप देखोगे वो ऊपर की तरफ उसे फेंक रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, एक फोर्स की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड बायोएनर्जी फोर्स। और इसकी वजह से क्या होता है, इजी टू लिफ्ट स्टोन एज लॉन्ग एज इट इनसाइड द वाटर बट फील्स हैवी इट इज लिफ्टेड अबव वाटर। जब पानी में आप किस चीज को, पत्थर को लेके घूम रहे हो तो बहुत हल्का महसूस होता है क्योंकि पानी उस पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो तो वो अचानक से हैवी हो जाता है। अगर मग जो है ना पानी के अंदर है, आप चाहो तो ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। जब आप नहाने जाते हो, मग जब पानी के अंदर है तो काफी हल्का होता है, जैसे ही बाहर आता है तो आपको हैवी फील होने लग जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज देयरफॉर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपीयर होते हैं लेस हैवी जब वो सबमर्ज होते हैं लिक्विड में और एयर में। क्योंकि लिक्विड जो होता है वो एक्सर्ट करता है अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज, जो उस पर पार्शियली जो इमर्ज्ड है या होली इमर्ज्ड है। So the tendency of liquid exert upward force on an object placed in it, it is called the buoyancy force. इसे buoyancy force का नाउ बायंट फोर्स। अब एक अपवर्ड फोर्स जो एक्ट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट इमर्स्ड होता है पानी के अंदर, तो वहां पर जो एक इसे ऊपर भेजने वाला जो एक फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे बायंट फोर्स कहा जाता है या फिर अपथर्स्ट भी कहा जाता है। अब ये काउज क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, पानी क्यों ऐसा फोर्स लगाता है। अब आप देखोगे कि कोई मग है अगर पानी के अंदर है, अब यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हो एक मग है जो पानी के अंदर है। अब जो द प्रेशर है इसके साइड्स में इक्वल है एंड नो नेट फोर्स इज अवेलेबल, बट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द मग इज मोर ड्यू टू, क्यों ऐसा है, क्योंकि जो डेप्थ होता है ऑफ वाटर का वहां पर जो होता है लेस होता है टॉप ड्यू टू द लेस डेप्थ ऑफ वाटर। अब डिफरेंट प्रेशर जो होते हैं, डिफरेंस इन जो प्रेशर होता है एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स, उसे अपथर्स्ट कहा जाता है और बायोंट फोर्स कहा जाता है। जैसे कि प्लास्टिक का मग है, यूजुअली क्या होता है, मग प्लास्टिक के बने होते हैं जो कि लाइटर होते हैं वाटर से, और जब आप उसको क्या करते हो, इट पुश्ड अप ड्यू टू इट्स अपथर्स्ट, अपथर्स्ट फोर्स की वजह से उसे आप ऊपर की तरफ हल्का पाते हो। एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा है यहाँ पर, टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स। कैसे आप करोगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अगर वेट करो किसी बॉडी को इन एयर, दैट इज 60 ग्राम वेट, अगर इस बॉडी का देखते हो तो क्या आता है 60 ग्राम आता है। बट स्प्रिंग बैलेंस ले लो आप और किसी का वेट देखो, सो वेट ऑफ द बॉडी दैट इज पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड। अब उसका अगर लिक्विड में ड्रॉप कर दे तो इस तरह से, अब देखोगे उसका वेट जो है ना 50 ग्राम हो गया, 50 ग्राम वेट। अब 10 ग्राम वेट कहाँ गया, 10 ग्राम वेट जो कम हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा। और आप देखो यहाँ पर अगर वेट इज बॉडी फुल्ली इमर्स्ड, अब बॉडी को पूरा इमर्स्ड कर दिया, पूरा पानी में डुबो दिया गया, उसका वेट हो गया 40 ग्राम। अब ये जो वेट में चेंजेस हो रहा है, फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, बायोंट फोर्स पर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स जो होता है दैट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो वॉल्यूम है जो ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर, और दूसरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है। एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो है ऑब्जेक्ट immersed the liquid increases, the upthrust or buoyant force also increases। अब यहाँ पर सॉलिड अगर फुल्ली इमर्स्ड है, द बायोएंट फोर्स यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। जब कोई चीज आप पानी में पूरी तरह से डुबो देते हो, अब वहां पर बायोएंट फोर्स जो है ना मैक्सिमम हो जाएगा। बायोएंट फोर्स जो होता है डिपेंड करता है वॉल्यूम बट नॉट द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब नेचर पे से कोई मतलब नहीं है, आपका जो किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट हो, चाहे आप पत्थर ले रहे हो, लोहा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या इसके वॉल्यूम से फर्क पड़ता है, दैट इज टू बॉल्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर इमर्स्ड इन द लिक्विड, बोथ ऑफ देम एक्सपीरियंस द सेम बायोएंट फोर्स। यहाँ पर लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी एक्सर्ट मोर बायोएंट फोर्स देन द लिक्विड हैविंग लोअर डेंसिटी एंड इट इज इजियर टू स्विम। अब आपका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब आप स्विम करते हो सी वाटर में और लेक में, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू लेक वाटर, सो इवन आयरन ब्लॉक जो होते हैं फ्लोट हो जाते हैं ऑन मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड है लेकिन उसकी
ज्यादा भी आपने आर्किमिडीज की फोटो देखी थी, आर्किमिडीज ने का प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रहा है। अब ये जो आपने पढ़ा अभी अपथर्स्ट के बारे में कि उन्होंने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड होता है लिक्विड में तो एक्सपीरियंस होता है हल्का जो एक्सपीरियंस होता है बायोहैंड फोर्स और अपथर्स्ट फोर्स जो इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब आर्किमिडीज ने कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में ड्रॉप किया गया होता है, डूबा होता है, तो उसका जो हल्का वेट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जितना यहाँ पर जो पानी डिस्प्लेस किया गया है वो जो पानी का डिस्प्लेसमेंट है वो और उसका जो फोर्स है यहाँ पर देखो उनका कहा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कि बायोहैंड फोर्स डिपेंड्स किस पे करता है कि वॉल्यूम of the nature और यहाँ पर the solid is fully immersed बायोहैंड फोर्स becomes maximum and liquid जो होता है वो यहाँ पर देखो कि जो पार्शियली इमर्स्ड लिक्विड है एक्सपीरियंस दैट द बायोहैंड फोर्स दैट अपथर्स्ट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस किया उस ऑब्जेक्ट ने उसके इक्वल उसका फोर्स हो जाएगा। अब बायोहैंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। एप्लीकेशन क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, उसको कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज किया जाता है डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा हाइड्रोमीटर्स जो यूज किए जाते हैं डिटरमाइन करने में डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर जो आप यूज करते हो प्योरिटी ऑफ मिल्क को जांचने के लिए वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है यूज होता है डिजाइन करने में शिप्स और मेराइन्स को, जो समुद्री जहाज होते हैं उसको डिजाइन करने में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। अब देखो वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक ऑन अ लिक्विड। अब कुछ चीजें जो पानी में डूब जाती है और कुछ चीजें तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है? आयरन नेल जो होता है वो सिंक हो जाता है वेयर जो कॉर्क होते हैं फ्लोट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो इस डायग्राम में कि जो ये जो कॉर्क है ये इस पे फ्लोट कर रहा है, बट ये जो है ना उसके ऊपर क्या होता है आयरन नेल उसके ऊपर सिंक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सो द रीजन बिहाइंड इट, जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है किसी लिक्विड में तो यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं। पहला तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड्स विच टेंड्स पुल डाउन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दूसरा है जो अपथर्स्ट फोर्स यानी कि बायोहैंड फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। अब दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक कर रहा है दैट डिपेंड करता है कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड है दो फोर्सों का कितना हो जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ना 3 केसेस होते हैं। कौन से 3 केसेस हैं? पहला है कि अगर बायोहैंड फोर्स जो एक्सर्ट किया जा रहा है लिक्विड के द्वारा वो अगर लेस है, कम है ऑब्जेक्ट के वेट से, तब क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट उसमें डूब जाएगा। मतलब बायोहैंड फोर्स जो है अगर कम है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूब जाएगा, क्योंकि बायोहैंड फोर्स उसे ऊपर की तरफ अपथर्स्ट भेज रहा है तो वो डूब जाएगा। अगर बायोहैंड फोर्स जो लिक्विड जो है वहां पर है एक्सर्ट जो कर रहा है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा यहाँ पर अगर उसके इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा या फिर सस्पेंडेड हो जाएगा, मतलब लटकता रहेगा। अगर बायोहैंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड क्या हो जाएगा? मोर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट। अगर तीसरा केस है कि अगर बायोहैंड फोर्स जो होता है एक्सर्ट किया गया लिक्विड के द्वारा वो ज्यादा हो जाएगा, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाएगा, ऐसे ही केसेस में ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट। पहले वो ऊपर की तरफ आएगा, जैसे आप प्लास्टिक का मग है उसको आप डालोगे तो वो अगर उसमें पानी नहीं है, बिल्कुल हटा हुआ पानी होना चाहिए, ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो आप देखोगे ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ वो पुश किया जा रहा है वो बायोहैंड फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का प्रिंसिपल देख लो कि ऑब्जेक्ट जो होता है फ्लोट करता है किसी लिक्विड में इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। सो फ्लोटिंग जो बॉडी है मे बी पार्शियली और होली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय द पोर्शन ऑफ बॉडी विच सबमर्ज्ड अंडर लिक्विड। अब डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट करता है लिक्विड में, अगर इसकी डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड से क्या है कम है तभी वो फ्लोट करेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा जब क्या होता है कि लिक्विड की जो डेंसिटी है इक्वल टू द लिक्विड है, अगर उसकी जो डेंसिटी है वो इक्वल टू द लिक्विड है जिसमें वो ड्रॉप किया गया है। उसके अलावा जब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, डूब जाएगा किसी लिक्विड में, जब डेंसिटी जो होगी उसकी ज्यादा हो जाएगी लिक्विड से, जैसे कि आयरन नेल के केस में क्या होता है आयरन नेल उसमें डूब जाता है क्योंकि आयरन नेल की डेंसिटी क्या होती है
ज्यादा होती है वाटर से। अब यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये देख रहे हो वेट है बायोहेंट फोर्स का, जैसे कि पानी है और मर्क्यूरी रखा गया है। अब इसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है और यहाँ पे क्या वाटर में सिंक हो जा रहा है, क्योंकि बायोहेंट फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ यहाँ पर मर्क्यूरी की बहुत ज्यादा है वाटर से। अब तो यहाँ क्या होगा, बायोहेंट फोर्स उससे ज्यादा लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ आ गया है सीधा, हाँ ऑब्जेक्ट उसके ऊपर डिप किया गया है। आगे है कि हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर, जो नाव होता है वो पानी में कैसे तैरता है। जब बोट जो होता है ना ग्रेजुअली पानी में लोअर होता है, जब वाटर में जाता है तो उसे वो क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस करता है, पानी को सतह पर पानी को हटाता है। क्यों हटाता है, ये वाटर ड्यू टू द, क्योंकि बायोहेंट फोर्स जो है ना उसके ऊपर अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लग रहा होता है तो पानी की मात्रा को हटाता है। अब बोट जो होता है सिंक नहीं करते हैं क्योंकि ये डाउन जाते हैं वाटर में, व्हेन द बायोहेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट सेम इनफ सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। अब देखो आप ना देखोगे बोट का स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया होता है। अब बोट जो है फ्लोट कर रहा है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बोट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट। अब यहाँ पर जब लोग बैठते हैं तो व्हेन मोर पीपल गेट इनटू द बोट, बोट सिंक्स मोर। अब देखोगे जब नाव कभी डूबने की बात आती है तो कब डूब जाता है ये, कि जब बहुत लोग नाव में भर जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर इसका जो बोट का जो वेट है, जो वाटर डिस्प्लेस किया गया बोट से उससे कहीं ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में बोट सिंक कर जाती है या डूब जाती है। आगे है डेंसिटी। डेंसिटी को समझ लेते हैं हम अपने, कि डेंसिटी जो होता है कि सबस्टेंस का डिफाइन किया जाता है एज द मास ऑफ द सबस्टेंस पर यूनिट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सबस्टेंस बाय द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस। डेंसिटी किसी सबस्टेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी प्रॉपर्टीज का, और ऐसा यूनिट जो उसकी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, सीजीएस यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी का होता है। आगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, relative density of a substance is the ratio of, relative density is equal to density of the substance by density of water. Relative density of substance is also defined the ratio of the mass of the volume of the substance to the mass and equal volume of water. तो relative density को आप ऐसे भी लिख सकते हो, relative density mass of the substance by mass of an equal volume of water. As relative density is the ratio of two similar quantity, it has no unit. क्योंकि क्या होता है, दो सिमिलर क्वांटिटीज का होता है जिसके लिए कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। अब देख लो यहाँ पर एक आप क्विक नजर डालो कि डेंसिटी कुछ सब्सटेंस की क्या होती है, कॉर्क की, वुड की, आइस की। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी कितनी होती है, सिल्वर की, ये अलग अलग चीजों की अलग अलग डेंसिटी दे रही है। मर्क्यूरी की डेंसिटी है, प्लेटिनम की डेंसिटी है, तो प्लेटिनम की डेंसिटी आप देख रहे हो कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। अब यहाँ पर जो आपने देखा कि कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे जो आपको रेफरल मटेरियल मैंने यूज किए वो उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स का यूज किया है। इसके अलावा मैंने एस चांद की बुक का भी इस्तेमाल किया अपनी पीपीटी को तैयार करने के लिए। तो ये था हमारा लेसन। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and goodbye and take care. Thanks for watching.